नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608606089453864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to Study for Civil Services, one of the India's leading educational platforms. दोस्तों, बीपीएससी के लिए यह हमारा स्पेशल सीरीज है जिसमें बीपीएससी में अब तक पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उन सब को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसका साम्राज्य का विस्तार हुआ था चांदनी चौक से पालम तक, दिल्ली से बिहार तक, पेशावर से बिहार तक, या फिर पेशावर से वाराणसी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है ना ये गलत है, बहादुर शाह जफर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के बारे में यह कहा जाता था कि उसके साम्राज्य का जो विस्तार था वह चांदनी चौक से पालम तक था। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ही गलत है, इसलिए आंसर एक ई दे सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर आंसर ई दे सकते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। यहाँ पर ये याद रखिएगा कि शाह आलम द्वितीय के बारे में कहा जाता था कि उसका साम्राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, चांदनी चौक से पालम तक था। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपको याद रखना चाहिए। बीपीएससी ने क्या किया, इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह नहीं करता था। तो किसने विद्रोह नहीं किया था, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विजयनगरम के राजा, हैदराबाद के निजाम, तमिलनाडु के पॉलीगर, या फिर ट्रावनकोर के दीवान वेलुपंथी। तो वेलुथम्पी ने तो विद्रोह बिल्कुल किया था, विजयनगरम के राजा ने भी किया था और तमिलनाडु के पॉलीगर्स ने भी किया था। हैदराबाद के निजाम ने विद्रोह नहीं किया था। ठीक है, हैदराबाद के निजाम ने विद्रोह नहीं किया था। आप देखते हैं कि आज़ादी के बाद जब विभाजन हो गया था तब भी हैदराबाद जो था वह भारत में मिलने को तैयार नहीं था। ठीक है, उसको सैनिक कार्रवाई के जरिए मिलाया गया था, है ना। तो हैदराबाद का निजाम जो था वह अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह नहीं कर रहा था। ठीक, याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिगो विद्रोह के बारे में। इंडिगो विद्रोह का क्या मतलब हो गया, नील विद्रोह जो था, नील विद्रोह। इंडिगो का मतलब होता है नील, तो नील विद्रोह जो था उसके बारे में ये सवाल है कि किसान इंडिगो विकसित नहीं करना चाहते थे, मतलब कि किसान जो है वो नील की खेती नहीं करना चाहते थे लेकिन मजबूर हैं। बात तो सही है, किसान इंडिगो उगाना चाहता है लेकिन मजबूर नहीं किया जा रहा, ये तो बिल्कुल ही गलत है। किसान इंडिगो उगाना नहीं चाहता था लेकिन उसे ऐसी कीमत पर उगाने के लिए मजबूर किया जाता था जो अस्वीकार था, ये बिल्कुल सही है। और एक विरोध आंदोलन जिसने इंडिगो रंग का झंडा चलाया, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा कि किसान जो है वो इंडिगो उगाना नहीं चाहते थे, नील उगाना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें कम कीमत पर उगाने के लिए मजबूर किया जाता था जो कि अस्वीकार्य था। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा जो कि सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। अब नील आंदोलन की जरा सा बात कर ले यदि हम लोग, तो थोड़ा सा चलते हैं ऊपर और यहाँ पर जगह बना करके मैं बता दूं आपको नील आंदोलन के बारे में। 1859-60 में यह नील आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, कहां पर चलाया गया था, बंगाल में चलाया गया था। ठीक, बंगाल में चलाया गया था। नदिया जिला, बंगाल का नदिया जिला है जिसके गोविंदपुर गांव में यह चलाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, नदिया जिला गोविंदपुर गांव। ठीक, यहां पर यह नील आंदोलन चलाया गया था। अब इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, दिगंबर। पहले थे दिगंबर और दूसरे थे विष्णु। दिगंबर और विष्णु विश्वास, ये 2 भाई थे जिनके नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, अब इसके बारे में, नील विद्रोह के बारे में 2 क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसकी चर्चा बहुत सारे अखबारों ने की थी, लेकिन एक अखबार का नाम बार बार आता है जो कि है हिंदू पैट्रियट। हिंदू पैट्रियट, ठीक है, इस अखबार में इसकी काफी चर्चा हुई थी, जो कि किसने लिखा था, हरिश्चंद्र मुखर्जी ने। हरिश्चंद्र मुखर्जी का यह अखबार था जिसमें इसकी चर्चा की गई थी, हरिश्चंद्र मुखर्जी का। और नील विद्रोह को आग लगाने में, मतलब नील विद्रोह को उकसाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इसके अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है नील दर्पण के बारे में, नील विद्रोह के बारे में। नील दर्पण में लिखा है, किसने लिखा है, दीन बंधु मित्र।
दीन बंधु मित्र ने नील दर्पण में इसकी चर्चा की और इससे भी जो है नील आंदोलन को बहुत ज्यादा हवा मिली थी। ठीक है, तो दीन बंधु मित्र का भी नाम याद रखिएगा, नील दर्पण। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी है। तो हाउ ओल्ड वाज भगत सिंह व्हेन ही थ्रू अ बॉम्ब इन द असेंबली इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट? ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। 21 साल से थोड़ा ज्यादा, 25 साल या फिर 25 साल से थोड़ा ज्यादा। अब देखना होगा कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। भगत सिंह का जो जन्म हुआ था वो 28 सितंबर 1907 को हुआ था। ठीक है, और उन्होंने बम कब फेंका था, ये दोनों तारीख आपको याद होगी तभी आप बता पाएंगे। तो 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने बम फेंका था। अब यहां पर यदि देखें तो 21 साल पूरा हो जाता है 8 अप्रैल को, है ना। अब 8 अप्रैल को 21 साल पूरा हो जाता है तो क्या हो जाएगा, 21 साल से थोड़ी ज्यादा उनकी उम्र थी भगत सिंह की। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जिस समय उन्होंने बम फेंका था, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इसमें आरोपी थे जिन्होंने बम फेंका था, तो यह जो बम फेंका जा रहा था उस समय कौन कौन सा बिल डिस्कस किया जाना था? ठीक है, तो पब्लिक सेफ्टी बिल, एक था पब्लिक सेफ्टी बिल और एक था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ये दोनों बिलों पर चर्चा हो रही थी। ठीक है, ट्रेड डिस्प्यूट बिल। और ये कहा जाता है, कहीं मैंने पढ़ा था कि अनुग्रह नारायण सिंह बिहार के एकमात्र नेता थे जो जिस समय यह चलाया जा रहा था, यह बम फेंका गया था, उस समय बिहार से अनुग्रह नारायण सिंह उस सभा में मौजूद थे, असेंबली में मौजूद थे। ठीक है, यह मैंने कहीं पढ़ा था, वैसे मैं इस तथ्य की पुष्टि नहीं करता हूं। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? ठीक है, यह क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? स्वदेशी सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह या फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह? तो स्वदेशी आंदोलन तो 1905 में हुआ था, उस समय गांधी जी थे भी नहीं। रॉलेट सत्याग्रह यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 1919 में रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट जो एक्ट आया था 1919 में, उसके खिलाफ यह सत्याग्रह हो रहा था जलियांवाला बाग नरसंहार में, क्योंकि गिरफ्तार कर लिया गया था सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया था अंग्रेजों ने। ठीक है, सैफुद्दीन, यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में टाइम लगता है लेकिन आप लोगों को लिख कर बताना जरूरी है। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था और इसी कारण से हंसराज नाम के एक इंसान ने यह सभा बुलाई थी जलियांवाला बाग में। यहाँ पर हजारों की संख्या में पुरुष और महिलाएं और बच्चे इकट्ठे हुए थे। ठीक है, और उन पर जनरल ओ डायर ने अंधाधुंध गोलियां चला दी और इस कारण से बहुत सारे लोग उसमें मारे गए थे। ठीक है, तो इसी के संबंध में यह आपका हुआ था रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में ये जलियांवाला बाग। आगे देख लेते हैं, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो आरा, पटना, बेतिया, वाराणसी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन है, एक तो आरा है, एक है पटना। बीपीएससी ने पटना को माना है, लेकिन यदि हम लोग सही देखें तो ये आरा होना चाहिए। ठीक है, आरा होना चाहिए, क्योंकि आरा जिला से ही संबंधित थे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह कहां से संबंधित थे? आरा जिला से संबंधित थे। दरअसल क्या हुआ था कि 25 जुलाई 1857 को क्या हुआ कि दानापुर कैंट में 3 रेजिमेंट्स ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, और फिर वो 26 जुलाई को पहुंच गए आरा। यहां पर 26 जुलाई को उन्होंने वीर कुंवर सिंह से भेंट की और वीर कुंवर सिंह ने फिर उनका नेतृत्व किया 26 जुलाई से। ठीक है, तो ये आरा में हुआ था। ठीक, ये याद रखिएगा। अच्छा, ये कहां से थे? शाहाबाद से थे। कहां से? शाहाबाद के जमींदार थे वीर कुंवर सिंह, आरा जिला में ही ये भी पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, इन सैनिकों की मदद से तख्ता पलट कर दिया और यहाँ पर जो है अपना शासन उन्होंने स्थापित किया था। ठीक है, और शाहाबाद के किस जगह से थे? तो जगदीशपुर से थे। ये भी याद रखिएगा, शाहाबाद भी पूछा जाता है, जगदीशपुर भी पूछा जाता है, आरा जिला भी पूछा जाता है। वीर कुंवर सिंह के बारे में सब कुछ पूछ लिया जाता है। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हो गई थी, इनके बारे में डिटेल से तो हम लोग बिहार स्पेशल जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। मृत्यु इनकी कब हुई थी ये भी याद रखिएगा, 26 अप्रैल
26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? बिहार में, पंजाब में, सिंध में या फिर काठियावाड़ में? देखिए यहाँ पर बिहार में तो विद्रोह ही हुआ ही था। छोटा नागपुर क्षेत्र में आप जानते हैं कि बहुत सारे विद्रोह हुए थे, मुंडा विद्रोह भी हुआ था, हो विद्रोह भी हुआ था। इसके अलावा सिंध में भी विद्रोह हुआ था। ठीक है, सिंध में भी अंग्रेजों के खिलाफ काफी संख्या में विद्रोह हुआ था। तो आंसर इसका क्या होना चाहिए? ई होना चाहिए, एक से अधिक। ठीक है, क्योंकि बिहार में भी हुआ था और सिंध में भी विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, किसने किया था? आदिवासियों ने किया था। ठीक, तो याद रखिएगा। छोटा नागपुर के हो एवं मुंडा जनजाति ने भी विद्रोह किया था। ये 1820-22 में, 1820-22 में और 1800 कह सकते हैं 1891 में। ठीक है, ये विद्रोह हुए थे। ठीक, 1820-22 में भी हुआ, 1831 में भी हुआ और मुंडा विद्रोह तो आप जानते हैं 1900 में हुआ था। बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी भी हो गई थी 1900 में के आसपास जो है ये आंदोलन हुआ था, मुंडा आंदोलन। ठीक है, मुंडा विद्रोह जिसको कहा जाता है, उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है मुंडा विद्रोह को। ठीक है, उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, चलिए तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? सो ऑलवेज विद द एसेंट एंड ऑफन टू द dictates of Chamber of Commerce, the government of India is carried on, and this is the white man's burden. Who said this? बंकिम चंद्र चटर्जी, महात्मा गांधी, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद। तो ये किसने कहा था? ये कहा था सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जी ने ऐसा कहा था। सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में आप जानते होंगे कि 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी उसके अस्थायी अध्यक्ष किनको चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और ये जो थे ये बिहार से थे। ठीक है, और इसी के बाद आपका 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर को जो दूसरी बैठक हुई उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। किसको? राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। ठीक, तो याद रखिएगा ये दोनों चीजें। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? ये भी आपको याद ही होना चाहिए। अहमदाबाद, बारदोली, चंपारण या फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह? आंसर क्या हो जाएगा? चंपारण सत्याग्रह 1917 में ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था। किस पद्धति के खिलाफ? तो तीन कठिया प्रणाली जो फेमस थी चंपारण में, उसके खिलाफ ये हुआ था, जिसमें 3/20 भाग जो था, मतलब 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है ना, तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में आपको नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, तो इसके खिलाफ, ये 3 कट्ठिया पद्धति के खिलाफ जो है ये महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था। और पहले मैं बता चुका हूं कि राजकुमार शुक्ला ने उनको आमंत्रित किया था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। बिल्कुल सही है। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। गांधी जी's non-cooperation movement urged people to avoid alcohol. This resulted in a serious loss of revenue for the government. The government of a province circulated a list of prominent individuals who drank alcohol as a device to persuade people to start drinking again. Name the province. तो आंध्र प्रदेश, बिहार, बॉम्बे या फिर गुजरात? आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। बिहार की सरकार ने कुछ लोगों की लिस्ट जारी की थी, जैसे शेक्सपियर, नेपोलियन, है ना, इन सब की लिस्ट जारी की थी जो कि शराब पीते थे, ताकि लोग जो है इनसे प्रभावित होकर के शराब पीना दोबारा शुरू कर दें। आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और बिहार के साथ साथ एक और सरकार थी, बिहार के साथ साथ ओडिशा की भी सरकार थी। ठीक है, तो यदि नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आ जाए और बिहार और ओडिशा दोनों ऑप्शन में हो तब आप ई मारिएगा। ठीक है, आगे भी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे डिस्कस इसी तरह से करते रहेंगे। आप देख रहे हैं कि एक एक क्वेश्चन में 4-5 फैक्ट होते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं, सारे पूछे हुए फैक्ट होते हैं। तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। 68th का एग्जाम हो या फिर बिहार का कोई भी एग्जाम हो, सब में ये काम आने वाला है।
अन्य एग्जाम भी आप दे रहे हैं, अन्य पीसीएस भी दे रहे हैं, तो वहां पर भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का शुद्ध मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। मैं हूं चंद्रवर्धन, लेता हूं आपसे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।